A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 4, electromagnetic induction and alternating current. बेटा फर्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के बारे में डिस्कस किया है। जब भी आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। एसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द सेकंड पार्ट। देखिए बेटा, अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, द करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड continuously and polarity periodically is called pure AC। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, जो आपका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है और उसकी पोलैरिटी चेंज होती है पीरियोडिकली, उसको क्या कहा जाता है, आपका अल्टरनेटिंग एसी, प्योर एसी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा एक इक्वेशन से, I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे बेस होगा। सो करंट को जो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट का। ऐसे ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पॉइंट क्लियर है। ये आई जो है ना, ये इस कौन सी वैल्यू होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का मतलब बेटा क्या समझाया गया था आपको, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे। तो ये आई नॉट दिख रहा है ना बेटा, ये कौन सी वैल्यू है, आई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम और पीक वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, आई नॉट को मैक्सिमम और पीक वैल्यू। ठीक है। जो ओमेगा आपको दिख रहा है, इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होगा बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का रिलेशन होता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है। सो ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई कांस्टेंट, और एफ क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी। पॉइंट क्लियर है। ओमेगा ऑल्सो रिटन एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। पॉइंट क्लियर है। और स्मॉल टी यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा, टाइम का काम कर रहा है। कैपिटल टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी और स्मॉल टी तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। कैपिटल टी तो क्या है, कितने टाइम के बाद आपका रिपीट हो रहा है, और स्मॉल टी जो आपका नॉर्मल टाइम होता है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन अब आपको आगे से याद रखनी है, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई कौन सी वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज कीजिए मैंने कहा कि बेटा आप बताइए 5 सेकेंड पर कितना करंट होगा, टी इजिकल टू 5 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएंगे आप। और आई नॉट क्या होगा बेटा, उसकी मैक्सिमम और पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बेटा, मैक्सिमम और पीक वैल्यू। जो ये इक्वेशन दिख रही है साइन इक्वेशन नहीं, तो जो साइन का ग्राफ होता है ना बेटा, कुछ इस तरह से बनता है आपका। तो देखिए यहाँ से ओरिजिन से आप स्टार्ट किए, पहले पॉजिटिव साइकिल और फिर नेगेटिव साइकिल, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है। तो यहाँ से चले आप, कहाँ से, ओरिजिन से पॉजिटिव फर्स्ट हाफ और फिर नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ये ध्यान रखना, दैट इज कैपिटल टी। ये हाफ साइकिल है तो ये कितना हो गया बेटा, टी बाई। ठीक है। यहाँ से यहाँ टोटल टाइम कितना है बेटा, दैट इज टी। पॉइंट क्लियर है। जो आपके घर पे आता है, कितना एसी आता है बेटा, 220 वोल्ट एसी
50 हर्ट्स। ये तो आता है आपके घर पे जो आप यूज़ करते हैं वो AC होता है, नॉट DC, AC है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। इसका मतलब क्या बेटा, उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो ना, द ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड निकाले तो बताया तो रखा है आपको, T इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/f, सो 1/50 0.02 सेकेंड। ठीक है, मतलब 0.02 सेकेंड में 1 सेकेंड कंप्लीट कर देगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए ओमेगा इक्वल टू 2πf और न्यू भी लिख देते हैं आप। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो AC और DC में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो AC जो होता है बेटा वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जो DC होता है डायरेक्ट करंट, वो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो DC का जो ग्राफ आता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, सब यही काम करेगा एवरेज RMS जो भी है। लेकिन AC के केस में RMS वैल्यू इसकी, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अलग होगी, इसकी एवरेज वैल्यू अलग होगी और इसकी पीक वैल्यू अलग होगी। सो AC के केस में आपको तीनों वैल्यू अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी कि एवरेज वैल्यू क्या है उसकी, पीक मैक्सिमम वैल्यू क्या है और RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। पॉइंट क्लियर है। लेकिन DC में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि DC में क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। दैट इज द ग्राफ ऑफ DC, दैट इज द ग्राफ ऑफ AC, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। सो बेटा आप घर में यूज़ आपका AC भी है और DC भी। तो AC को अगर DC में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं बेटा रेक्टिफायर। अगर DC को दोबारा से AC में कन्वर्ट करना है तो बेटा उसके लिए इन्वर्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वही है EMF मैंने बताया था इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस EMF होगा, E0 मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस ग्राफ में यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से यहाँ टोटल टाइम पीरियड कितना है बेटा T। ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव। जो पीक वैल्यू होती है ना, ग्राफ में पीक कैसे शो करते हैं, जो सबसे ऊपर जो कर्व के। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, जो ऑर्डिनरी गैलोमीटर होता है कैन नॉट मेजर AC। आपके पास जो गैलोमीटर होता है सिंपल गैलोमीटर, ऑर्डिनरी गैलोमीटर, क्योंकि वो आपको एवरेज वैल्यू मेजर करके देता है, तो ऑर्डिनरी गैलोमीटर की हेल्प से आप AC को मेजर नहीं कर सकते। अब सामने वाला पूछेगा कि क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्यों नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि जो गैलोमीटर होता है वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है और AC की एवरेज वैल्यू और 1 साइकिल कितनी होती है 0 होती है। क्यों होती है 0 बेटा, जितना उसका पॉजिटिव हाफ में होगा बेटा उतना ही नेगेटिव हाफ में होगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू आप जब निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। सो ऑर्डिनरी गैलोमीटर की हेल्प से आप AC को मेजर नहीं कर सकते, DC आप मेजर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। जो ऑर्डिनरी गैलोमीटर होता है उसकी हेल्प से DC को मेजर किया जा सकता है बट AC को नहीं। क्यों, क्योंकि वो गैलोमीटर जो है वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है और AC की एवरेज वैल्यू और 1 साइकिल कितनी होती है बेटा 0 होती है। तो फिर हम AC को मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं हॉट वायर गैलोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि किस पे काम करता है का जो वहाँ पे वायर है वो गर्म होता है, तो उससे क्या होगा सिंगल साइडेड डिफ्लेक्शन वो शो करता है। अब पहला टॉपिक जो आता है यहाँ पे दैट इज एवरेज मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ EMF। बेटा अब ध्यान से सुनना, अगर आपको आ गया करंट की एवरेज अगर निकाल सकते तो EMF भी निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा देखिए, अगर हम एवरेज वैल्यू मेजर करना चाहें तो ये पॉजिटिव हाफ होगा और ये नेगेटिव, तो यहाँ से जी टाइम कितना हो गया 0 to
टी। तो ओवर 1 साइकिल एवरेज वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी, तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं वो 0 से t/2, मतलब हाफ साइकिल के लिए हम मेजर करते हैं। पॉइंट क्लियर है? कितने के लिए, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू मेजर की जाती है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, तो सबसे तो ये ध्यान रखना, टाइम कितना होगा यहाँ, 0 से t/2। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हो होता क्या है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC current is that steady current which sends the same amount of charge as sent by AC in the same circuit for same time। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या बना बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज दैट स्टडी करंट, वो एक कांस्टेंट करंट होगा, ठीक है, विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगा एज सेंड बाय द AC इन द सर्किट फॉर द सेम टाइम। और ठीक है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, दैट स्टडी करंट, ये वो स्टडी करंट होता है, वो कांस्टेंट करंट होता है विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराएगा, सेंड कराएगा बाय AC इन द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। समझ में आई कुछ बात, कि कोई भी एक सर्किट है, दो सर्किट है, ठीक है, एक में स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, एक में AC, तो वो सेम वैल्यू ऑफ चार्ज को फ्लो कराते हैं, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एवरेज और मीन वैल्यू। सेम यहाँ पे EMF में हो जाएगा, जस्ट करंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा, EMF। इज दैट स्टडी EMF, ये वो एक कांस्टेंट EMF होती है विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज सेंट बाय alternating EMF in the same circuit for the same time। तो बेटा यहाँ पे चार्ज का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dq/dt, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे चार्ज निकालेंगे, तो dq इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यहाँ से I × dt, ठीक है। I की इक्वेशन पता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, सो dq इज इक्वल टू कितना हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी × dt। टोटल के लिए क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन, ये तो q हो गया, इंटीग्रेशन, अब टाइम लिमिट क्या बनेगी बेटा, 0 से t/2। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैंने कि हाफ साइकिल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से t/2 I नॉट साइन ओमेगा टी × dt। पॉइंट क्लियर है? I नॉट साइन का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है बेटा, साइन का होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा। एंगल का डिफ्रेंशिएशन नीचे आता है, ये ध्यान रखना। सो आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या लिख दिया हमने, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो ये माइनस बाहर लिख दिया मैंने पहले ही, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख दिया बेटा, 2π/t इंटू स्मॉल टी, 0 से t/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2π/T, स्मॉल टी की जगह क्या रखा बेटा, T/2 माइनस कॉस 0, क्योंकि अपर लिमिट t/2 है, लोअर लिमिट 0 है। टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से कितना बच गया बेटा, ये cos पाई बच गया, और ये कितना बच गया, cos 0। cos पाई कितना होता है बेटा, -1। ये यहाँ cos पाई बच गया, यहाँ cos 0, ये -1 होता है, और यहाँ माइनस आई और ये 1, तो -1 कितना हो गया बेटा, -2। माइनस बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2I0/ओमेगा। Now Im or I average is the average current, so charge sent in the time 0 से t/2। I average क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है। तो I इज इक्वल टू Q/T होता है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख लिया बेटा, I × T। तो I मतलब I एवरेज Im इंटू कितने टाइम में, t/2। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को पेयर कर लीजिए। सो 2I0/ओमेगा इज इक्वल टू Im × t/2, ठीक है। Im हमें निकालना था, तो 2I0, ओमेगा की वैल्यू भी रख दीजिए आप, 2π/T। तो
2 पाई यहाँ टी रखोगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना, एक सिंपल सी बात है। इस इक्वेशन में क्या करना है, आई एम हमें यहाँ से निकालना है, आई एम, और ओमेगा की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 पाई/टी। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2I0/पाई। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.637 ऑफ I0। इसका मतलब हुआ आई एम इज इक्वल टू 0.637 I0, मतलब 63.7% ऑफ I0। ठीक है। सेम वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेम वैल्यू फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव, तो टोटल साइकिल के लिए कितना हो गया, 0 हो गया। पॉइंट क्लियर है। सेम इसी तरह आपका बेटा ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। वही है, बस क्या करना है, यहाँ क्या लिखा था, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब इस करंट को ना ईएमएफ में कन्वर्ट करना है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ई इज इक्वल टू आई आर। तो आई की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, ई बाई आर, भाई इतना ही फर्क है, तो आई की जगह ई बाई आर रख दो, सो ई बाई आर आ जाएगा यहाँ पे, और ई की वैल्यू क्या रखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, भाई माइनस ई नॉट बाई आर। अब ये आर साथ चलेगा, सेम वैल्यू यहाँ पे आप सोल्व करते जाइए, आर आपको साथ चलता जाएगा। क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा था, आई एम लिखा था यहाँ पे ई एम बाई आर, क्योंकि आई एम की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या होगी, ई एम बाई आर ही तो होगी। दोनों को कंपेयर कर लेना, वही फिर आर कैंसिल हो गई लास्ट में जाके, वैल्यू सेम आएगी 0.637 ऑफ ई नॉट। कर दोगे तो बेटा ये क्या था आपका, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। अगर ईएमएफ में किसी को डाउट हो तो कुछ भी नहीं है बेटा, जहाँ करंट आया है ना आई, वहाँ पे क्या रखना है आपको, जस्ट ई बाई आर रखना है। आई एम है तो ई एम हो जाएगा, आई नॉट है तो ई नॉट बाई आर, आई है तो ई बाई आर। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, आई इज इक्वल टू क्या प्लेस कर देना आप, ई बाई आर। कर दोगे बेटा, तो ये क्या था आपके पास, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ऐसे ही आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो होती है उसको वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, करंट का मैं बताऊंगा, ईएमएफ का उसी तरह सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आरएमएस का मतलब क्या होता है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और क्या नाम है इसका, वर्चुअल, और क्या है, इफेक्टिव करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट इज दैट स्टडी करंट, एक वो कांस्टेंट करंट होता है विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जो एक सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा एज जनरेटेड बाय द एसी, एज जनरेटेड बाय द एसी इन द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। यहाँ पे कितना टाइम यूज करेंगे हम, 0 से t। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है ना बेटा, वो कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, और एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की। ऐसे ही आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट स्टडी वोल्टेज विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज जनरेटेड बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। यहाँ पे हीट का कंसेप्ट लगाना है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। वहाँ पे क्या था, एवरेज वैल्यू 0 से t/2, वहाँ पे चार्ज का कंसेप्ट लगाया था, तो हमने डी क्यू निकाला था, तो इंटीग्रेट करके क्यू निकाला था। यहाँ हीट का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे डी एच निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो डी एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी होता है। सो डी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो डी एच, आई की वैल्यू रखो, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। टोटल के लिए इंटीग्रेट 0 से टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। आई नॉट स्क्वायर आर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट हो नहीं सकता, तो पहले इसका फॉर्मूला लगाया। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। फॉर्मूला लगाया बेटा किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या फॉर्मूला लगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है,
इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए। आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, ये तो बाहर ले लिया। 1 इंटू डी टी माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी। ओवर 1 साइकिल पहले ही बताया था कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। इंटीग्रेट करोगे तो भी 0 ही आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और ये डी टी था, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, कैपिटल टी। ठीक है, सो एच इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू तो बाहर था, डी टी का हो गया टी, तो आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। वही सेम वही प्रोसीजर है, अब वही लिखेंगे हम, आई आर एम एस बी द आर एम एस वैल्यू कितने टाइम के लिए, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो आई आर एम एस स्क्वायर आर, टी की जगह कैपिटल टी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो जो आई आर एम एस होता है वो कितना होता है बेटा, आई नॉट बाई रूट टू, मतलब 0.707, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 70.7%। वो कितना आया था, 63.7% आया था। 70 किसका है, आई नॉट का, मतलब जो आर एम एस वैल्यू होती है ना बेटा, वो आई नॉट की मैक्सिमम की सिर्फ 70% है, नियरली 70.7%, और एवरेज कितना है 63.7%। तो ये देखिए ग्राफ में भी यही शो रखा है, मैक्सिमम ये आई नॉट होगा, फिर आई आर एम एस होगा, और फिर आई एवरेज होगा। आई नॉट सबसे ज़्यादा, उससे कम आई आर एम एस, उससे कम आई एवरेज। ऐसे ही क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, ई एम एफ, जहाँ आई आया वहाँ क्या रख देना बेटा, ई बाई आर, और ई की वैल्यू क्या रखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम प्रोसीजर चलता जाएगा, वही 0 से टी इंटीग्रेट करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, सेम रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, कर दोगे। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट AC है और 220 वोल्ट DC है, विच वन इज मोर डेंजरस, ये आपको बताना है।